Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 14 पादप में श्वसन. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 पादप में श्वसन का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है श्वसन तथा दहन में अंतर. ठीक है, श्वसन तथा दहन में अंतर. ठीक है, श्वसन एंड दहन. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यह एक जैविक क्रिया है. ठीक है, श्वसन एक जैविक क्रिया है, दहन एक रासायनिक क्रिया है. ठीक है, श्वसन एक जैविक क्रिया है, दहन एक रासायनिक क्रिया. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है. ठीक है, श्वसन में क्रिया ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है एंड दहन में ऊर्जा एक साथ निकलती है. ठीक है, श्वसन में क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है, ऊर्जा एक साथ निकलती है दहन में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है. ठीक है, श्वसन में शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है, दहन में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है. ठीक है, दहन में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में खंडित होती है. ठीक है, श्वसन ऊर्जा एटीपी के रूप में खंडित होती है, दहन में ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में निकलती है. ठीक है, ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में निकलती है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. संपूर्ण क्रिया विभिन्न विकरों द्वारा नियंत्रित होती है. ठीक है, श्वसन में संपूर्ण क्रिया विभिन्न विकरों द्वारा नियंत्रित होती हैं, दहन में संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर. ठीक है, हमें यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर बताना है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस यह 9 चरणों का रेखीय पथ है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस 9 चरणों का रेखीय पथ है एंड क्रेब्स चक्र यह 8 चरणों का रेखीय पथ होता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वह 9 चरणों का रेखीय पथ है एंड जो क्रेब्स चक्र है यह 8 चरणों का चक्रीय पथ होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ग्लाइकोलिकीय कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें श्वसनीय क्रियाधार ग्लूकोज होता है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें श्वसनीय क्रियाधार ग्लूकोज में होता है. क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है, जो क्रेब्स चक्र होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें श्वसनीय क्रियाधार एसिटिक को एंजाइम ए होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ग्लाइकोलिसिस में CO2 मुक्त नहीं होता है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में CO2 मुक्त नहीं होता है, क्रेब्स चक्र में CO2 मुक्त होती हैं. ठीक है, क्रेब्स चक्र में CO2 मुक्त होती है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ग्लाइकोलिसिस में एटीपी अणु का प्रयोग होता है, यह क्रिया ऑक्सी तथा अनाक्सी दोनों परिस्थितियों में होती है. ठीक है, जो क्रिया होती है ऑक्सी तथा अनाक्सी दोनों परिस्थितियों में होती है. क्रेब्स चक्र में एटीपी का प्रयोग नहीं होता है, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है. ठीक है, जो क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है. ग्लाइकोलिसिस के अंत में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंत में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं एंड क्रेब्स चक्र के अंत में CO2 जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है. ठीक है, इसमें CO2 जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ग्लाइकोलिसिस में
ग्लूकोज अणु में 8 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं और क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के अणु में 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीशोषण तथा किण्वन में अंतर। ऑक्सीशोषण तथा किण्वन में अंतर। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं ऑक्सीशोषण एंड किण्वन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीशोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सीशोषण। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीशोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सीशोषण होता है। ठीक है, किण्वन में देखते हैं, इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, किण्वन में इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। यह क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है। ठीक है, जो ऑक्सीशोषण होता है क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है। किण्वन में यह क्रिया क्रियाधार तथा एंजाइम की उपस्थिति में होती है। जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसमें क्या होता है कि जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यह क्रिया सामान्यतः जीवाणु तथा कदकों जैसे यीस्ट में होती है। ठीक है, इसमें शर्करा के ऑक्सीकरण से CO2 तथा जल बनता है। ठीक है, ऑक्सीशोषण में क्या होता है कि शर्करा के ऑक्सीकरण से CO2 तथा जल बनता है और इसमें क्या होता है, क्रियाधार तथा सूक्ष्मजीव के आधार पर विभिन्न कार्बनिक अम्ल या अल्कोहल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें भोज्य पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण से अधिक ऊर्जा 38 एटीपी मुक्त होती है और इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कम ऊर्जा 2 एटीपी मुक्त होती है। इस क्रिया में बहुत से एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीशोषण में बहुत से एंजाइम काम करते हैं। किण्वन में इस क्रिया में कुछ एंजाइम ही काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसनीय क्रियाधार क्या है? सर्वाधिक साधारण क्रियाधार का नाम बताइए। श्वसनीय क्रियाधार क्या है? सर्वाधिक साधारण क्रियाधार का नाम बताइए। इसका आंसर देते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ जो एनाबॉलिक विधि से संश्लेषित हो। वे कार्बनिक पदार्थ जो एनाबॉलिक विधि से संश्लेषित हो अथवा संचित भोजन के रूप में संग्रह किए जाए। ठीक है, अथवा संचित भोजन के रूप में संग्रह किए जाए और ऊर्जा के विमोचन के लिए उनका विघटन ही हो, उनको श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, वे कार्बनिक पदार्थ जो एनाबॉलिक विधि से संश्लेषित हो। ठीक है, जो कि एनाबॉलिक विधि से संश्लेषित हो अथवा संचित भोजन के रूप में संग्रह किए जाए और ऊर्जा के विमोचन के लिए उनका विघटन हो, उन्हें श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। ठीक है, उन्हें श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। सर्वाधिक साधारण क्रियाधार है ग्लूकोज। ठीक है, सर्वाधिक साधारण क्रियाधार है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यह ग्लाइकोलिसिस का चक्र है जो कि आपको बनाना है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस चक्र। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रेब्स चक्र, जो कि आपको बनानी है। ठीक है, नोटबुक में नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीशोषण एंड अनॉक्सीशोषण में डिफरेंट। ठीक है, ऑक्सीशोषण एंड अनॉक्सीशोषण में डिफरेंट। ऑक्सीशोषण को वायु शोषण या वायवीय शोषण भी बोल सकते हैं, अनॉक्सीशोषण को अवायवीय शोषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीशोषण में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है एंड अनॉक्सीशोषण ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें अनॉक्सीशोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीशोषण में सेकंड पॉइंट देखते हैं, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 व जल बनता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 तथा जल बनता है एंड
अनाक्षी शोषण में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, अनाक्षी शोषण में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। एल्कोहल तथा CO2 अधिक बनते हैं इसमें। ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण में इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है और एल्कोहल तथा CO2 अधिक बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सी शोषण सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है एंड अनाक्षी शोषण में केवल कुछ पौधों, जंतुओं या उनके विशेष ऊतकों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं एंड अनाक्षी शोषण में सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं। ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, ऑक्सी शोषण में ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है एंड अनाक्षी शोषण में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, सामान्यतः 21 से 24 के से। नेक्स्ट देखते हैं, एक अणु ग्लूकोज से 30 ATP अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑक्सी शोषण में एक अणु ग्लूकोज से 38 अणु प्राप्त होते हैं एंड अनाक्षी शोषण में एक अणु ग्लूकोज से केवल 2 अणु ATP प्राप्त होते हैं। ठीक है।